हेलो माइनर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोल माइन रेगुलेशन के बारे में। ठीक है, आज मैं कुछ एमसीक्यूज तैयार किया हूँ। शुरू से स्टार्ट से लेके पूरे एंड तक मैं बताऊँगा, आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, पूरे एक एक ट्रिक वाइज मैं आपको समझाऊँगा, क्योंकि आप लोग याद करते हैं भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करना है। देखिए फर्स्टली क्या है, पहले कोल माइन रेगुलेशन कौन से सेक्शन के अधीन आता है। ठीक है, जो सेक्शन बनाया गया तो वो माइंस एक्ट के थ्रू बनाया गया। माइंस एक्ट कौन सा? माइन एक्ट 1952 है ना। तो माइंस एक्ट में क्या है, माइंस एक्ट में जो रेगुलेशन बनाया गया है, ठीक है, तो वो बनाया गया है 57 सेक्शन के अधीन बनाया गया है ना। और 58 में क्या बनाया गया है? 58 में रूल बनाया गया। और 61 में आपने देखा होगा बाई लॉज है। तो ऐसे ट्रिक वाइज याद करिए, जैसे 57 हो गया रेगुलेशन, 8 हो गया रूल, 61 हो गया बाई लॉज। तो ये ऐसे याद रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हो गया कोल माइन रेगुलेशन कब लागू हुआ। लागू कब हुआ मतलब बना कब, क्या, जब अब यही आता क्वेश्चन, यही आता सबसे ज़्यादा, यही पूछा जाता है। तो ये 27 नवंबर 2017 को बना है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कोल माइन रेगुलेशन इनमें से किस खदानों में लागू होता है। आपने को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कोल माइन रेगुलेशन है, तो वो आंसर भी क्या होगा, कोल माइंस में होगा ना। ये 4 मेटल, कोल, ऑयल दिया हुआ, तो उसमें देख लीजिए कोल माइंस है। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अभी कुछ में आंसर्स लिखा हूँ, बाद में आपको पीडीएफ इसी में डाल दूँगा यूट्यूब में, तो आप पीडीएफ अपलोड वो कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, कोल माइन रेगुलेशन 2017 कहाँ कहाँ लागू होंगे। तो कोल माइन 2017 क्या है, पूरे भारत में लागू होता है। पूरे भारत की जितनी कोल माइंस है सभी में लागू होगा कोल माइन रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, अबेंडेंट माइन वर्किंग क्या कहलाएगी। अबेंडेंट का मतलब इसे आपको समझ में आ रहा हो कि बंद वर्किंग है ना, जो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसी वर्किंग जिसका भविष्य में यूज़ नहीं किया जा सकता, टोटल बंद है। ठीक है, कंफ्यूज जाते हैं लोग अबेंडेंट डिसकंटिन्यूड में। तो ऐसे कि अबेंडेंट क्या, टोटल बंद, ना उसमें काम किया जा सकता ना कुछ किया जा सकता। सेकंड एक हो जाती डिसकंटिन्यूड वर्किंग। डिसकंटिन्यूड का भी समझ में आना कि अभी बंद है, अभी तो बंद है, फिर बाद में चालू की जा सकती है, तो वो डिसकंटिन्यूड वर्किंग हो जाएगी ना। तो वो याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिक्स क्वेश्चन क्या है, सीएमआर 2017 में कुल कितने रेगुलेशन, टोटल देखेंगे आपकी 260 रेगुलेशन आते हैं। आप फर्स्ट से देखिएगा तो 260 रेगुलेशंस दिए हुए हैं। और फिर ये कोल माइन रेगुलेशन 1957 को रद्द करके कोल माइन रेगुलेशन 2017 कितने वर्ष बाद लाया गया। जैसे ये क्वेश्चन घुमा के देता है, ठीक है, लोग समझ नहीं पाएंगे, बट इतना याद है कि 2017 में 1957 को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है भाई, 1957 के बाद में कब आया, 2017 में आया ना। तो आप कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, तो 2017 में 1957 को माइनस कर दीजिए, 60 आ जाएगा। तो आंसर 60 है। अब आगे क्या लिखा है, CMPF। तो CMPF नॉर्मल है कोल माइंस में, जो प्रोविडेंट फंड हो तो PF कटता है ना, तो CM कोल माइंस प्रोविडेंट फंड नाम ही है, फुल फॉर्म उसका। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को PF EPF कटता है। तो ये माइंस, कोल माइंस वालों के लिए कोल माइंस प्रोविडेंट फंड अलग रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, माइंस में काम करने की अधिकतम उम्र कितनी कर दी गई है ना। तो ये देख लीजिए, ऑप्शंस क्या है, 65 से बढ़ाकर 70, 60 से 65, 60 से 70 है ना। तो जो आपने देखा वो मैनेजर और जो इंजन मैन है उनकी बढ़ा के 70 कर दी गई ना, 65 से 70 कर दी गई है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइए, एक ही इसका आंसर है 70, 70 हो गया है। ठीक है, 65 से 70 हो गया, पहले 60 से 65 हुआ था, फिर 65 से 70 ईयर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए असिस्टेंट मैनेजर में से क्या कार्य करता है। असिस्टेंट मैनेजर क्या कार्य करता है, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन, ऑल ऑफ दीज। मैंने असिस्टेंट मैनेजर क्या, जो मैनेजर काम करता है वही असिस्टेंट मैनेजर, मतलब उसका एक, जैसे बोलते हैं राइट हैंड है ना, वही चीज़ है। काम सेम नहीं है दोनों के काम, पर असिस्टेंट मतलब उसके नीचे है वो, जो वो जब वो नहीं रहता तो उसका वर्क असिस्टेंट मैनेजर ही करता है। तो वो चीज़ देख लीजिएगा।
अब ऑक्सिलरी फैन क्या होता है? ऑक्सिलरी फैन क्या है कि फोर्सिंग फैन होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है। फोर्सिंग फैन या एग्जॉस्ट फैन क्या होता है ना, तो ऑक्सिलरी फैन क्या है कि फोर्स भी करता है, एग्जॉस्ट भी करता है, दोनों चीज़ उसका काम। जैसे एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के एक या एक से अधिक फेसेस में हवा पहुंचाने का काम करता है। अगर ये एक डिस्ट्रिक्ट से हवा लेके दूसरी डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाएगा, ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट की हवा कम हो जाएगी। अगर वहाँ से लेता है, मतलब एक क्या बोलते फेंकना, जब एक डिस्ट्रिक्ट की हवा बढ़ाएगा तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट की अपने आप हवा कम हो जाती। इसीलिए थोड़ा सा ये सब बैठाया जाता है, चीफ इंस्पेक्टर की अनुमति के बिना नहीं बैठा सकती। उसके बाद क्या है, टाइप ऑफ कोल क्या है, कोल के टाइप कितने हैं, तो ये चीज़ आपको याद ही होगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट लिग्नाइट, ठीक है, 4 होते हैं टाइप ऑफ कोल, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट लिग्नाइट, कार्बनिक, जिन्हें कोयले के रूप में बेचा जा सकता है, ठीक। ऐसा फिर अगला क्या है, 13 में क्या है, कमिटी एक्ट के किस अधीन की, मतलब किस सेक्शन के अधीन बनाया गया? कमिटी माइंड एक्ट के किस सेक्शन के अधीन बनाया गया? बताइए इसका आंसर। आप लोग एक बार खुद माइंड पे ध्यान दी, मतलब एक बार खुद से सोचा करिए। आप पढ़ते हैं उसको रिपीट पढ़िए, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के आप वो कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसको मेन यही तो है माइंड में, यही इसी CMR क्या मांगता है, आप बार बार उसका रिवीजन करिए, क्योंकि माइंड से निकल जाता है, कोई डेटा वाइज चीज़ें हैं भूल जाती है सब। हमको भी हो जाता है, आपको भी हो जाता होगा, ठीक है। तो कमिटी क्या है, कमिटी बैठाई जाती है सेक्शन 12 के अधीन बैठाई गई कमिटी होती है ना, एक्ट में सेक्शन 12 के अधीन बैठाई गई कमिटी होती है। वो कमिटी नहीं, सेफ्टी कमिटी नहीं है ये, कमिटी 12 सेक्शन 12 के अधीन बैठाई गई कमिटी का नाम है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेक्शन 12 के अंतर्गत गठित कमिटी होती है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्वेश्चन 14 देख लीजिए, कम्पिटेंट पर्सन क्या होता है, सक्षम व्यक्ति क्या होता है? कम्पिटेंट पर्सन मीन्स जिसकी आयु 20 वर्ष क्रॉस कर दी गई हो, ठीक है, मतलब 20 वर्ष के व्यक्ति कम्पिटेंट पर्सन कहलाएगा। सक्षम व्यक्ति की आयु 20 वर्ष होती है। कब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में आता है, कई पेपर में आया है, मैंने देखा है कि 20 वर्ष भूल जाते हैं, 18 वर्ष लगा देते हैं, 23 वर्ष लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, 23 वर्ष मैनेजर की वो होता है, ठीक है। 20 वर्ष कम्पिटेंट पर्सन हो गई, प्रशिक्षु की 16 वर्ष हो गई। तो ये चीज़ थोड़ा देख करिए, आप तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। डेटा को एक क्लियर याद रखिए। ये जो मैंने आंसर इसमें नहीं लिखे, कुछ में ऊपर में मैंने आंसर लिख दिया, नीचे मैंने आंसर नहीं लिखे, लास्ट में मैं हर 50 क्वेश्चन के बाद में आंसर लिखा हुआ है। तो आप मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको पढ़ के आप ध्यान रखिए, तो आपको याद रहेगा। अब मैं जो बता रहा हूँ तो आप अभी आप लिखिए मत, पर कान में लगा के सुनिए, तो आपको याद रहेगा क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डीप होल जो करते हैं ओपन कास्ट माइंस में, कितने मीटर का डीप होल करते हैं, है ना? तो डीप होल 3 मीटर, है ना, मोर देन 3 मीटर। क्वेश्चन आंसर नंबर C, है ना। ये ओपन कास्ट माइंस में किया जाता है, डीप होल ड्रिलिंग, अंडरग्राउंड में नहीं होता। उसके बाद क्या, डिसकंटिन्यू, देखिए मैंने बताया था डिसकंटिन्यू वर्किंग मीन्स क्या होता है। बताइए आप लोग, मैंने क्या बताया था, एक बार आप खुद से सोचिए। ऐसी वर्किंग जो कुछ समय के लिए रोक दी गई, जिसको फ्यूचर में दोबारा शुरू किया जा सकता है। अबेंडेंट का क्या था, टोटल बंद कर दिया, है ना, उसमें घुसने लायक भी नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, पर इसमें एक्सेसिबल है। मतलब ऐसी वर्किंग जो कुछ समय के लिए बंद नहीं कर दी गई, अभी बंद भाई, अभी नहीं कर सकते प्रोडक्शन, अभी कुछ कोई दिक्कत हो गई कि कुछ पैसा, तो फिर फ्यूचर में उसको शुरू किया जा सकता है, तो तब बोलेंगे। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर हो गया अपना, ये अपना हो जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का टाइम, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर यही होता है। और जो कैलेंडर ईयर होता है तो जनवरी 1 से लेकर लास्ट दिसंबर 31 तक चलता है, 12 महीने की अवधि कहलाती है फाइनेंशियल ईयर।
उसमें अपन लेखा जोखा पूरा देते हैं, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं लिखा हूँ कि नहीं लिखा, CEA क्या होता है। तो CEA का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है। वो चीज़ एक बार ध्यान दे दीजिएगा। तिमाही का समय शुरू होता है, तिमाही का समय कब शुरू होता है? क्वेश्चन नंबर 18 है ना। तिमाही का मतलब जैसे हर 3 महीने, जैसे 1 जनवरी से 31 मार्च, ये तिमाही हो गया। ऐसे 3-3 माह करके होता है। तो उसमें अपन जैसे अब देखें कोई सब्सिडरी है, वो अपना 3 महीने के अंदर बताएगी कि हाई हुआ, लो हुआ, प्रोडक्शन क्या हुआ, वो पूरा डेटा देती है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 19, फुल फॉर्म ऑफ AMM, अबेंडन माइन मेथेन। क्या होता है अबेंडन माइन मेथेन? पहले तो माइन मेथेन क्या होगी, देखिए बताइए। मेथेन निकलती है माइन से ही है ना, खदान बंद रहती, उसी को बोलते हैं। प्राकृतिक रूप से निकलती है जब अपन करते हैं तो। अबेंडेंड है, बंद माइंस की बात हो रही है, ठीक है। कोल माइन मेथेन, CMM क्या होता है, कोल माइन मेथेन। ये थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स आप लिख के रखिए साइड में, आपको याद रहेगा। आप फुल फॉर्म का एक, जैसे आप शुरू से रेगुलेशन पढ़ते हैं तो लास्ट तक में एक बुक, छोटी पतली बुक रखिए 10-20 पन्ने की, तो उसमें आप लिख लीजिए पूरे फुल फॉर्म। डीप होल मीन्स क्या होता है? डीप होल, जब होल की गहराई कितनी हो। 21 नंबर क्वेश्चन, आंसर बताइए। अभी ऊपर बताया था मैंने, डीप होल ड्रिलिंग होती है ओपन कास्ट माइंस में, वो 3 मीटर से ज़्यादा है ना ड्रिल करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, माइंस की ऐसी वर्किंग जो कुछ समय के लिए रोक दी गई है लेकिन पुनः आगे जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। ऊपर हमने बात की, यही चीज़ की बात करी भाई, वही क्वेश्चन है। डिसकंटिन्यूड वर्किंग, कुछ समय के लिए रोक दी गई पर पुनः फिर चालू कर सकते हैं, है ना, वही है डिसकंटिन्यूड वर्किंग। अबेंडन टोटली बंद है, अनयूज मतलब अभी यूज नहीं है, एक्सेसिबल है। फेस मीन्स क्या होता है, द फ्रंट ऑफ, द मूविंग फ्रंट ऑफ। इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं क्या करना है क्या नहीं। इसमें सब है, एनी वर्किंग प्लान, जब कोई वर्किंग बढ़ती है आगे तो वो भी फेस का मतलब होता है। रोड या ड्रिफ्ट चलाते हैं, है ना, तो वो भी फेस मतलब होता है। द एंड बाई ऑफ द गैलरी, गैलरी का लास्ट एंड जो रहता है वो भी फेस आएगा ना, तो इसका ऑल ऑफ दीज होगा, सब है, ठीक है। क्वेश्चन अगर ऐसा है तो सबको आंसर टिक करके आइए, ऑल ऑफ दीज मार के आइए। PPE क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 24, PPE क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, है ना। जो आपको माइंस में आप इंटर करते हैं ना, आपको कंपलसरी है, चाहे CMD हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर, कोई भी अंदर जा रहा है ना माइंस के, सबको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन कर ही जाना पड़ेगा। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब बाहर सेफ्टी जरूरी है, सबसे फर्स्ट सेफ्टी है, तब तो प्रोडक्शन तो अपने आप आ जाएगा ना। सेफ्टी रखिए आप लोग पहले। मैंने देखा कई माइंसों में सेफ्टी नाम की चीज़ नहीं है भाई, तो ये चीज़ नहीं, बहुत रिस्क है, जान लोगों की जा सकती है, तो ये चीज़ नहीं, हम क्या ही कर पाएंगे। बट हम आप अभी जो जो नए नए हैं, हम हमारा जो एक्सपीरियंस है आपको शेयर कर रहे हैं कि आप ये गलती मत करिएगा, ठीक है। कुछ टोपी नहीं लगाते, हेलमेट नहीं लगाते, ठीक है, तो क्यों नहीं लगाते, बोलते कि है बाल झड़, ये क्या बात होती है यार, आप पहन के रखिए। PPE इज कंपल्सरी फॉर ऑल पर्सन्स, ठीक है, ऑल माइनर्स। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ HEMM, HEMM क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 25। तो वो होता है हैवी अर्थ मूविंग मशीन, या फिर मशीनरी बोलते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आंसर का आपको ऑप्शन दी है, ठीक है, तो इसका वो हो जाएगा हैवी अर्थ मूविंग मशीन। ये होता है ओपन कास्ट में यूज होता है, बड़ी बड़ी हैवी हैवी माइन, ड्रैगलाइन, शावल, डंपर, बकेट व्हील एक्सकेवेटर, है ना, सरफेस माइनर, हाई वॉल माइनर, बहुत चीज़ें ऐसे ही करके, बहुत ड्रिल मशीन बड़ी बड़ी है। 50 मीटर से कम वाले को हम HEMM में नहीं गिनते हैं ना, जो ड्रिल वो करता है। उसके बाद क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26,
मैनेजर किस रेगुलेशन के अधीन नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26। और इसका आंसर क्या है बताइए, आप लोग पढ़े हैं? इसका आंसर फर्स्ट है, मैनेजर 27। ठीक है, जो उसका नियुक्ति होती है वो रेगुलेशन नंबर 27 की अधीन होती है। ये चीज़ आप लोग याद है कि 27 से लेके अब धीरे ये 27 से लेके पूरा 50, 52, 55 तक पूरा आप लोग एक लाइन से लिख लीजिएगा, पूरा लाइन वाइज ही है ना। 30 से लेके पूरा 50 तक पूरे सबके क्वालिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है। तो आप लोग ये चीज़ें नोट बना के, मैं खुद बना के आपको सप्लाई कर दूंगा। सॉरी। 27 में क्या दिया, ब्लास्टिंग के बाद यदि होल में कुछ मटेरियल छूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? खांसी सी हो गई, बताइए आप लोग। ब्लास्टिंग के बाद यदि होल में कुछ मटेरियल छूट जाता है इसे क्या कहते हैं? जैसे ब्लास्ट हो गया फिर भी छूट गया तो क्या कहेंगे उसे? शॉर्ट होल में भरे बारूद का जलना सॉकेट कहलाता। ठीक है, इसका आंसर होगा सॉकेट। और जो पुल बैक थ्रो जैसे इसी जो मिसफायर दे देता तो लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सॉकेट है कि मिसफायर है। तो सॉकेट तो शॉर्ट होल में भरे बारूद का जलना होता है ना। मिसफायर क्या क्या होता है? शॉर्ट होल में भरे पूरे बारूद का ना ब्लास्ट होना। ब्लास्ट ही नहीं होता, छूट जाती तार जो होती है, आप देखे होंगे ब्लास्टिंग करने के बाद तार छूटी रह जाती है, एक होल बच जाता है तो वो हो जाता है मिसफायर, है ना। वो जलते ही नहीं है। और सॉकेट में क्या है, आधा बारूद जलता है आधा नहीं जलता है, ऐसा हो जाता है। वहाँ तोड़ता नहीं, सही से नहीं तोड़ पाता। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट डिग्री मान में मेथेन की CH4 मेथेन की गैस मात्रा जनरल बॉडी ऑफ एयर में कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए? आप लोग ऐसे याद करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री है तो 0.1 से 0.1 वो रहता है, उसके बाद 0.1 से 10%, तो फिर 10% से अधिक तो ये थर्ड डिग्री चला जाएगा। 0. इसका फर्स्ट आंसर ही आ जाएगा 0.1% ही होगा ना 28 का। हाँ फर्स्ट है, 0.1% तक ही होता है। फर्स्ट डिग्री सेफ माइन कहलाती है। फर्स्ट डिग्री, अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट डिग्री माइन में CH4 की गैस मात्रा पर टन ऑफ कोल के हिसाब से कितने क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए? लगा दें 0.1% था ना। तो आंसर आप बताइए, आंसर भी इसका यही होगा ना, नॉट मोर देन 1 क्यूबिक मीटर। सेम है, सेम ही है, तीनों में ऐसे ही चलता है। मेथेन है उसके बाद जो प्रोडक्ट पर टन कोल के हिसाब से, तो वैसे ही सेम तो चलता है। इसके बाद बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर में क्या दिया? सेकेंड डिग्री मान में मेथेन गैस की जनरल बॉडी एयर परसेंटेज से कितने % से अधिक है तब उसे सेकेंड डिग्री मान में कहा जाएगा? बताइए। वो 0.1% था ना, तो ये 0.1% से 10% के बीच आएगा ना, कितना आएगा आप बताइए। क्या लिखा है? सेकेंड डिग्री माइंस में मेथेन की मात्रा जनरल बॉडी ऑफ एयर में कितने % से अधिक है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। 0.1% से अधिक है तब वो सेकेंड डिग्री माइन में कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके कितना क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। सेकेंड डिग्री माइन में CH4 की पैटर्न के प्रोडक्शन हिसाब से क्यूबिक कितने अधिक नहीं होना चाहिए? पढ़िए, ये आएगा वो कितना होगा? 31 का कितना होगा आंसर बताइए। ये होगा 1 से 10 क्यूबिक मीटर। फर्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट में 1 क्यूबिक मीटर हो गया ना, सेकंड में 1 से 10 हो जाएगा, थर्ड में 10 से ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, तो फर्स्ट इसका तो हो जाएगा 1 से 10 क्यूबिक मीटर, सेकेंड डिग्री है ना। जो वो 32 देखिए, 32 में क्या लिखा? थर्ड डिग्री माइनस बेस CH4 मीथेन गैस की मात्रा पर टन कोल प्रोडक्शन में कितने क्यूबिक मीटर से अधिक होगी? तो इसमें की सीधा आंसर 10 क्यूबिक मीटर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को एक साथ लिखिए, तीनों के बगल में लिख लीजिए कितना कितना आ रहा है। पहले वो मीथेन का वो लिख लीजिए, उसके बाद फिर प्रोडक्शन के बेसिस पर टन के मोल के हिसाब से लिख दीजिए प्रोडक्शन, है ना। सॉरी, खांसी हो गया है। उसके बाद क्या है? जैसे माइन ओपनिंग है,
माइनिंग ओपनिंग का नोटिस किस फॉर्म में भरकर मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर को देगा। तो ये रेगुलेशन नंबर कितना 3 है ना। हाँ, रेगुलेशन नंबर 3 है। तो खान खोलने का जो नोटिस होता है, माइनिंग ओपनिंग का नोटिस जो होता है, तो चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देगा और एक प्रति रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। ये जो क्वेश्चन है इसको घुमा के देता है कोई उसमें पेपर में कि जो खान खोलने का नोटिस देता है तो वो किसको देगा, तो वो चीफ इंस्पेक्टर को देता है मैनेजर, है ना। और एक आंसर रहता है उसमें रीजनल इंस्पेक्टर में लिखा रहता है। कई लोग पढ़ते हैं कि सीआई और आरआई को दोनों को देते हैं, ऐसा नहीं है। चीफ इंस्पेक्टर अलग है, चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देंगे, ठीक है। और एक प्रति, है ना, एक कॉपी अपन किसको भेजेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को बताएंगे, भेज के बताना पड़ेगा ना ओपनिंग का या नोटिस देना। नोटिस तो अपन चीफ इंस्पेक्टर को देंगे, मेन हेड है भाई, वो तो डीजी मत साहब है भाई, मेन उनको देंगे। इसका ओपनिंग का नोटिस किस फॉर्म में देंगे बताएं। आंसर दीजिए आप लोग, अपना थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। 33 है ना। 33 का क्या है, फॉर्म 1 है, फर्स्ट ही है फॉर्म, जो पहला भी फॉर्म है वो फॉर्म 1 ही है। तो हो गया, ए हो गया, 33 का ए हो गया। 34 क्या दिया, यदि मान बाउंड्री में चेंजेस परिवर्तन किया जाता तो इसका मैप परिवर्तन कितने दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। सीधी सी बात है, 7 डेज के अंदर। यदि खान की सीमा में परिवर्तन किया जाता है तो 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को सूचित किया जाएगा, ठीक है। ठीक, 34 फर्स्ट ए। 35 का क्या है, यदि कोई माइंस CMR 2017 के लागू होने से पहले चालू हो चुकी है तो मैनेजर सरफेस प्लान चीफ इंस्पेक्टर को कितने दिनों के अंदर देगा। रेगुलेशन नंबर 35 बताइए। जो माइन पहले खुल चुकी है उनके सरफेस प्लान 60 दिनों के अंदर प्रस्तुत करना होता है, 60 डेज के अंदर, विद इन 60 डेज, ठीक है। थोड़ा देख लीजिएगा, माइन ओपनिंग, चेंज, बाउंड्री चेंज, ठीक है। जो माइन खुल चुकी है उसका सरफेस प्लान कब देंगे, उसके बाद नोटिस ऑफ री ओपनिंग आएगा, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ये सब कितने दिनों के अंदर देंगे, ये सब भी देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ये थोड़ा ट्रिकी नोट्स बना लीजिए हल्का सा, तो जो मैं दिखाऊँ ना, मैं MCQ टाइप लिख दिया हूँ, वहाँ पे कॉपी लीजिए, कॉपी में जैसे लिखिए मान बाउंड्री चेंज कितने दिनों के अंदर, 7 डेज, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए सरफेस प्लान कितने दिन के अंदर, तो 60 डेज, किसको देंगे, चीफ इंस्पेक्टर को देंगे। तो ऐसे करके आप नोट्स बनाइए तो आपको समझ में रहेगा, याद रहेगा। और लाइनिंग वाइज बनाइएगा, ये नहीं कि कहीं भी उठा के रख दे रहा, ऐसा नहीं। आप अगर दोबारा पढ़ते हो तो आपको एक झटके में तुरंत आपके कॉन्शियस माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। 36 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यदि कोई माइन 2017 के लागू होने से पहले खुली ओपन हो चुकी है तो मैनेजर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान चीफ इंस्पेक्टर को कितने दिनों के अंदर देगा। 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, सी। आंसर क्या होगा, सी। कैसे, बताइए। 1 ईयर ना, 1 साल होगा ना। जो माइंस पहले खुल चुकी है उसका सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान 1 साल के अंदर प्रस्तुत करना होता है, दिया हुआ है, ठीक है। 1 साल, इसको अच्छे से बना लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 37, मैनेजर जो होता है, मैनेजर ऑनर एजेंट के द्वारा जो एनुअल रिटर्न किस तारीख तक भेजना होगा, किस तारीख तक भेजना पड़ता है। सीधा आंसर 1 फरवरी और बिफोर, ऐसे होता है ना, ऐसे टाइप है ना, 1 फरवरी तक आपको भेजना पड़ता है। एनुअल रिटर्न जमा करने की जिम्मेदारी ऑनर एजेंट मैनेजर की होती है। किसको भेजा जाता है आप ये बताइए। तो चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तीनों को दिया जाता है एनुअल रिटर्न, तीनों को भेजा जाता है। आपके पास लेखा जोखा होना चाहिए ना यार, क्या क्या है क्या नहीं है। 1 फरवरी तक आपको भेज देना पड़ता है। अब 38 नंबर क्या देख लेते हैं। यदि कोई माइन छाट दिया उससे दिन से अंदर तक काम स्थगित कर दिया गया, है ना, डिसकंटिन्यूड हो गया, अभी नहीं चल रहा है, तो मैनेजर इसका नोटिस कितने दिनों के अंदर चीफ इंस्पेक्टर को भेजेंगे, ठीक है। 38 नंबर, बताइए क्या होगा इसका आंसर।
यदि खदान को बंद करने से पहले यदि 60 दिन के अधिक समय तक कार्य जो स्थगित कर रखने पर जो हम सूचना प्रदान की जाएगी तो वो होगी 90 दिन, है ना। ये कंफ्यूज होते हैं कि 60 दिन से ज़्यादा है तो 90 दिन के अंदर सूचना दी जाए। और जो एनुअल रिटर्न होता है, अगर जो माइन बंद होने पर जो एनुअल रिटर्न दिया जाता है तो मालिक बदलने पर जो 30 दिन के अंदर दिया जाता है। इसके बाद देख लीजिएगा आंसर क्या है। क्वेश्चन 39 देखिए, यदि किसी माइन का ऑनर चेंज होता है तो इसका नोटिस मैनेजर कितने दिनों के अंदर देगा। 39 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा, 30 दिन के अंदर देता है। मैंने अब भी बताया जस्ट, वो थोड़ा सा ट्रिक करके याद रखना पड़ता है कि इतने में ये है तो इसके बराबर क्या होगा। तो ये देखिए, अगर 60 दिन से ज़्यादा तक काम बंद है तो आप 90 दिन के अंदर किसको देंगे, चीफ इंस्पेक्टर को आप नोटिस देंगे, ठीक है, मैनेजर देगा। यदि कोई माइन ऑनर चेंज होता है तो उसका नोटिस मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर को ना 30 डेज के अंदर देगा, प्रोवाइड कराएगा, भेजेगा, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई माइन या सीम 60 या दिन या उससे अधिक दिनों तक रीओपन की जाती है तो क्या है, मैनेजर ऑनर एजेंट इसका नोटिस कितने दिनों पहले देगा। 40 है ना, ये देख लीजिए। जब कोई माइन या सीम 60 दिन या उससे अधिक दिनों तक रीओपनिंग की जाती है तो 40 नंबर, ठीक। तो इसका आंसर है 30 डेज। यदि किसी खदान को बंद होने या 60 दिन तक बंद रखने के बाद पुनः खोलने के लिए 30 दिन पहले नोटिस दी जाएगी रीओपनिंग करने के बाद, ठीक है। यदि माइन में एक्सीडेंट होता है तो मैनेजर इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को कितने समय के अंदर देगा। 41 नंबर क्वेश्चन बताइए। ये होगा 24 आवर्स। एक्सीडेंट का नोटिस 24 आवर्स के अंदर दिया जाता है, ठीक है। डेंजर ऑकरेंस और एक्सीडेंट, और ये दिया जाएगा कब दिया जाएगा, फॉर्म 4A में दिया जाएगा, विद इन 24 आवर्स दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या, मानव नियोजित किसी व्यक्ति को अगर गंभीर बीमारी डिजीज हो जाता है तो मैनेजर इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर कितने दिन के अंदर देगा, है ना। बताइए नोटिफाइड और डिजीज कहलाएगा ना, क्या बताएगा। 42 है ना, बताइए। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए अपना। इसका आंसर होगा 3 डेज, है ना। 3 डेज होगा। कैसे, तो जो गैजेट है उसमें जो नोटिफाइड डिजीज जो सूचना दी जाती है तो वो दी जाती है चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तीनों को। उसके बाद किसको दी जाती है, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, है ना, मेडिकल जो रहता है, मेडिकल ऑफिसर रहता है, उसको दी जाती है। उसके बाद दी जाती है मुआवजा जो देता है कंपनसेटरी अथॉरिटी ऑफ, है ना, उनको दी जाती है, अधिकारी जो रहता है। तो कब दी जाती है, 3 दिन के अंदर सूचना दी जाती है, ठीक है। पीछे थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद 43 देख लेते हैं। एक्सीडेंट का नोटिस ऑनर एजेंट मैनेजर नोटिस बोर्ड पर कम से कम कितने दिनों तक लगा कर रखेगा। तो एक्सीडेंट का नोटिस कितने दिन तक लगा के रखते, 14 डेज तक, है ना। इसका सीधा सा आंसर 14 डेज। एक्सीडेंट की सूचना नोटिस पर 14 दिन तक लगाने का प्रावधान है अपने पास। 44 के अमाइन में एक्सीडेंट होने पर मैनेजर उस घटना का विवरण कितने दिनों के भीतर चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को देगा। बताइए, रिकॉर्ड कितने दिन के भीतर आप चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को देगा। इसका होगा 7 डेज हो जाएगा। अभी बात हुई ना थोड़ी देर पहले, जब खान का कोई अधिकारी बताइए, रिकॉर्ड जो रहता है घटना का रिकॉर्ड कितने दिन तक रखेगा। 7 डेज हो जाएगा ना इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या है, 45 एक्सीडेंट के बाद व्यक्ति के काम करने पर लौटने के कितने दिनों के, जो 44 था उसका क्या है 7 डेज तक है ना। तो 7 डेज फॉर्म 4B में रहेगा। सीरियस बॉडली इंजरी या डेथ, है ना, फॉर्म 4B में विद इन 7 डेज के अंदर दिया जाएगा ना रिकॉर्ड जो है। 45 के एक्सीडेंट के बाद व्यक्ति काम पर लौटने के कितने दिनों में मैनेजर को चीफ इंस्पेक्टर को देगा।
मैनेजर इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर को देगा, तो वो हो जाएगा अपना 15 डेज। जो फॉर्म 4C में दिया ये ड्यूटी जो ज्वाइन करता है ना, फॉर्म 4C में दिया जाता है विद इन 15 डेज। तो आप ऐसा नोट्स बना लीजिएगा, फॉर्म 4A, फॉर्म 4B, फॉर्म 4C। फर्स्ट में ऑकरेंस और एक्सीडेंट वाला ना, डेंजर ऑकरेंस और एक्सीडेंट हो गया। दूसरे में 4B में हो गया FBI और डेथ, जब सीरियस बॉडी इंजरी और डेथ। और 4C में हो गया ड्यूटी ज्वाइन, जो 15 दिन के अंदर ड्यूटी ज्वाइन करता है ना, जब एक्सीडेंट के बाद में। ठीक है, हो गया। उसके बाद जब कोई माइन अबेंडन की जाती है, तब मैनेजर इसकी सूचना कम से कम कितने दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर को देगा, बताइए। इसका हो जाएगा 30 डेज। माइन ओपनिंग है ना, माइन रीओपनिंग बंद की चाहिए, माइन क्लोजर। अबेंडन ऑफ माइन विथ इन 30 डेज। ठीक है, फॉर्म जब कोई माइन बंद कर दी जाए या 60 दिन से अधिक समय के लिए स्थगित की जाए, तो मैनेजर इसकी सूचना कितने दिनों के अंदर चीफ इंस्पेक्टर को देगा। 47 नंबर है इसका, हो जाएगा 7 डेज। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 5 का 3 है। जब कोई माइन बंद कर दी जाए या 60 दिन के अधिक समय के लिए काम स्थगित हो जाए, मैनेजर इसकी सूचना 7 दिन के अंदर देगा। ठीक है, इसके बाद 48 नंबर देखिए। मैं इसलिए थोड़ा गैप ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा सोचेंगे, आपका माइंड लगेगा क्या है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से आपको दिमाग में बैठेगा। ठीक, तो 48 नंबर क्या, जब कोई माइन या मैनेजर चेंज, मतलब मैनेजर चेंज होता है, मतलब सीधा सा है ऑन जो चेंज ऑफ मैनेजर है ना, अपॉइंटमेंट डिसकंटिन्यूस, ये सब कितने दिनों के अंदर चीफ इंस्पेक्टर को देगा, सूचना देगा। 48 तो जो मैनेजर चेंज होता है 7 डेज का इसका प्रावधान है। ठीक, उसके बाद जब कोई माइन या नेम चेंज, ये भी 7 डेज ही होगा। ये सबका 7 डेज ही है। ऑनर चेंज, माइन बाउंड्री चेंज, नेम चेंज। ओके, 50 क्या हो गया, माइन बोर्ड के थ्रू कितने प्रकार के सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, 7 प्रकार के। ब्रो एकदम सरल क्वेश्चन, 7 प्रकार के और 7 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। कब, कौन से में है, रेगुलेशन नंबर 11 में है, ग्रांटेड बाय बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, सीधी सी बात है। ये लीजिए 150 हो गया है। देखिए आंसर की देख लीजिए आप, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपने पास रखिएगा। ठीक है, आप मैं थोड़ा सा डाल दूँगा, तो आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं ये PDF आप अपलोड कर दूँगा, इसमें अटैच कर दूँगा बाद में, जब आप लोग कमेंट करेंगे तब। आप लोग को भर के सब्सक्राइब करना है, पसंद आया हो तो मैं अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड करूँगा ला के। देखिए मैं इसलिए पूरा हर एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आंसर वगैरह टोटल वहीं पे नहीं दे रहा हूँ, लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया। बिकॉज आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा, देखिए माइनिंग में क्या है यार, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। आप एकदम से हार नहीं मान जाइए कि एक वैकेंसी नहीं निकली तो आप हार मान के बैठ जाइए। मैं भी कई बार ट्राई, मेरा भी 1 नंबर से रह जा रहा है, 1 नंबर 2 नंबर से, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ मैं, अपना भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करके जॉब भी कर रहा हूँ। ये तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, आप पढ़िए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे समझाने की, आप लोग बने रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री राम।